नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। तो आ जाइए आप लोग, आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो टेस्ट है वो आपको थोड़ा सा आसान जरूर लगा होगा, क्योंकि आसान है ही तो आसान लगेगा ही। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, हम लोगों का भी नाम लेंगे, एनर्जी मिलता है। ओके, धनंजय गुप्ता जी, बबीता कुमारी, गोपाल यादव, दरभंगा, हिना खान, अनामिका, गीतांजलि, सबका नाम ले लिया टकाटक अंदाज में। आइए यहाँ, पहला क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल एरर का। आपको मालूम है 3 सेट्स आपको वीक में मिलता है, जहां 15 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के होते हैं। 2 सेट्स मैं आपको मॉडरेट लेवल का देता हूं, जो एकदम हलवा टाइप का होता है, बउआ टाइप का होता है, आराम से आप कर लेते होंगे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहां पे ग्रामेटिकल एरर का। इफ आई एम यू, आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज मोर देन वन ऑफ द अबव। अब यहां पे अगर आप बात करेंगे तो हम कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। और कंडीशनल सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, आइए बात करते हैं। और इस पॉइंट को वीडियो के बाद यहां से नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड पीडीएफ में नहीं जाता है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस की जब भी बात करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस आपके होते हैं 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के। एक आपका होता है पॉसिबल कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल? तो पॉसिबल कंडीशनल। दूसरा होता है आपका इम्प्रोबेबल कंडीशनल। इम्प्रोबेबल कंडीशनल, इम्प्रोबेबल कंडीशनल। तीसरे की बात करेंगे तो वो हमारा होता है इम्पॉसिबल कंडीशनल। इम्पॉसिबल कंडीशनल। और चौथे की बात करेंगे तो वो हमारा होता है हाइपोथेटिकल कंडीशनल। हाइपोथेटिकल कंडीशनल। इन सभी का स्ट्रक्चर है जो आपके माइंड में लॉक होना चाहिए। अगर आप पॉसिबल कंडीशनल की बात कर रहे तो यहां पर या तो V1 होगा या V5 होगा फर्स्ट क्लॉज में, और उसका जो कंक्लूजन होगा वहां आपको दिखेगा विल, शैल, कैन, मे, है ना। और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये होता है पॉसिबल कंडीशनल। एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे, जैसे मैंने बोला, इफ यू अटेंड दिस यूट्यूब सेशन, दिस यूट्यूब सेशन रेगुलरली you will qualify the एग्जाम। क्लियर है मामला? अब यहां पे बात को ध्यान से देखें। यहां लिखा हुआ है इफ यू अटेंड, यानी V1 का मामला है। अगर ही होता तो अटेंड्स V5 का मामला करते। पहला क्लॉज यहां तक। आगे लिख रहे यू विल। अब आपने यू विल लिखा, यू कैन लिखिए, यू मे लिखिए, क्वालिफाई द एग्जाम। इसको बोलते हैं पॉसिबल कंडीशनल। अगर आप इस यूट्यूब सेशन को रेगुलरली अटेंड करेंगे तो आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ये आपका यहां बोला गया। सेकेंड कंडीशनल आपका क्या है? तो इम्प्रोबेबल। और इम्प्रोबेबल में आपका टेंस चेंज होता है। ये V1 V5 प्रेजेंट में, यहां हो जाएगा V2 यानी कि पास्ट में। और आप कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस जानते हैं कि प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन या तो प्रेजेंट से होता है या फ्यूचर से होता है, और पास्ट का हमेशा पास्ट से होगा। तो जैसे ही हमारा V2 आया फर्स्ट क्लॉज में कंडीशन बताने के लिए, तो अब विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाना है, कैन का कुड होगा, मे का माइट, और इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां इस्तेमाल करेंगे। अब ये इम्प्रोबेबल, और इम का मीनिंग क्या होता है? तो इम ऐसा प्रीफिक्स है जो किसी भी वर्ड के पहले आएगा तो इसका मीनिंग होता है नॉट। और प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबल। प्रोबेबल मीन्स पॉसिबल, यानी जो काम संभव नहीं हो पाया, यानी पास्ट में। अब इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, तो ध्यान से देखिए। मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे यहां, इफ यू अटेंडेड, if you attended this YouTube session, this YouTube
सेशन, अब यहां हो जाना है यू वुड कुड माइट, जो भी है, यू कुड क्वालिफाई द एग्जाम। अब बात को देखिए ध्यान से, यहां आपने क्या लगाया, अटेंडेड यानी कि V2 का मामला, तो इधर आपका क्या आ गया, वुड क्वालिफाई, वुड कुड माइट कुछ भी, और इसका हिंदी मीनिंग होगा अगर आप इस YouTube सेशन को अटेंड किए होते तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते। अब लास्ट में थर्ड में आपका है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होगा, और वो बदलाव आपका क्या होगा, तो यहां V1 दिखा, V5 यहां V2, यहां पर दिखेगा हेड प्लस भी थर्ड, हेड प्लस भी थर्ड। नेक्स्ट क्लॉज में आपको दिखना चाहिए वुड कुड माइट और आपका शुड, ये होगा, और इसके बाद आपको दिखेगा एक वर्ब हैव, और फिर आपके लिए होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हेड प्लस भी थर्ड है तो वुड कुड माइट शुड हैव भी थर्ड, ये होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो सेम इसके साथ लिखा जा सकता है, इसी को मैंने लिखा, इफ यू हैड attended this YouTube session, this YouTube session, अब यहां आप करेंगे you would have qualified the exam, qualified the exam। अब यहां पर ध्यान से आप देखिए, यहां लिखा हुआ है हैड अटेंडेड यानी हैड भी थर्ड, तो आपने यहां इस्तेमाल किया है वुड हैव क्वालिफाइड यानी भी थर्ड का मामला, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशनल। और फिर लास्ट में आपका आता है हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल कंडीशनल में आप जो है फर्स्ट क्लॉज में वर और उसके बाद जो है वुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड के साथ V1 आता है, और ये आपका है जैसे अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग I would serve the poor, I would serve the poor, तो मैं गरीबों की मदद करता। तो ये हमारे हैं कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप्स के, जो आपको जानना ही चाहिए। V1 V5 दिखेगा, विल शैल कैन में V1, V2 दिखेगा वुड शुड कुड माइट V1, हैड भी थर्ड तो वुड हैव भी थर्ड, कुड हैव भी थर्ड, माइट हैव भी थर्ड, शुड हैव भी थर्ड। हाइपोथेटिकल है वर वुड का कॉम्बिनेशन। अब आइए यहां, अब आपको यहां लगेगा इफ आई वर यू, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस एम के प्लेस पे हम वर कर दें तो मामला फिट है, लेकिन हमने बताया वर का पेयर किससे बनता है, वुड से बनता है। ध्यान से देखिए, वर वुड ध्यान रखना है। लेकिन इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन, अब वुड हैव भी थर्ड का मामला है, और अभी आप पढ़े अगर सेकेंड क्लॉज में वुड हैव भी थर्ड है तो फर्स्ट क्लॉज में हैड प्लस भी थर्ड होना चाहिए, जो आपने अभी पढ़ा है, यहां पर देख लीजिए पूरी ईमानदारी से। इम्पॉसिबल कंडीशनल, हैड भी थर्ड वुड हैव भी थर्ड, तो इफ यू हैड अटेंडेड दिस यूट्यूब सेशन यू वुड हैव क्वालिफाइड। तो अब यहां पर क्या होगा, वुड हैव सीन है तो यहां वर से काम आपका नहीं चलेगा, अगर आप यहां पे वर पुट करना चाह रहे तो गलत हो जाएगा। तो अब यहां पे वर के जगह करना क्या होगा, तो सबसे पहले यहां तो आप हैड का इस्तेमाल कीजिए, और फिर बी वर्ब तो हैड और बिन, तो यहां पे आपका हो गया हैड तो हेल्पिंग वर्ब और बिन आपका हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहा होता, आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज। करेक्ट ऑप्शन होगा ए फॉर आगरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके एग्जाम का, कंडीशनल सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं आया? ए बहुत लोगों ने किया था, लेकिन आप वहां पे वर चाह रहे थे, वर नहीं, वहां हैड बीन होगा। और यहीं पे होता इफ आई एम यू आई वुड सी टू इट, तो यहां पे इफ आई वर करते, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किन्हीं को भी डाउट होगा सवाल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला गया, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। अब देखिए यहां पे इट इज अनफॉर्चुनेट, इट के अकॉर्डिंग इज आया, अनफॉर्चुनेट आपका एडजेक्टिव के तौर पे है,
और यहां पर दैट आपका कंजंक्शन आया, मैनी यंगस्टर्स यानी प्लुरल, और यहां पे V1 और V1 जो है अपने आप में प्लुरल, गेट एडिक्टेड। और गेट के साथ जब भी आप एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आइए यहां बात कर लेते हैं। एक होता है आपका कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब की बात जब भी करेंगे तो कॉजेटिव वर्ब में आपको यहां दिखाई देता है कौन? एक होता है आपका मेक, एक होता है आपका हैव, और एक होता है आपका गेट। हैव, मेक और गेट ये हमारे कॉजेटिव वर्ब हैं। कॉजेटिव वर्ब का क्या काम है? जब कोई एक्शन होने का कारण कोई और हो उसको आप कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला आई मेक हिम डांस, आई मेक हिम डांस। आई गेट या आई हैव हिम डांस्ड। अब इसका मतलब यह हुआ कि मैं उसे नचाता हूं, मैं उसे नचाता हूं। यहां पर मेक है और यहां पे गेट और हैव है, तो डिफरेंस आपको देखने में मिला। मेक के साथ आपने यहां पे डांस यानी कि V1 का इस्तेमाल किया है, और गेट या हैव के साथ आप यहां पे डांस्ड यानी V3 का इस्तेमाल किया। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप पॉजिटिव वर्ब का, तो जहां कहीं भी आपको मेक आ जाएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव वर्ब मेक, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और अगर वहीं पे गेट या हैव पॉजिटिव वर्ब के प्लेस पे है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां पर गेट पॉजिटिव वर्ब, यहां पे आपने लगाया एडिक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, पहली बात ये। अब ध्यान क्या रखना है, तो यहां पर टू आया है। अब देखिए, सम फ्रेजेज एंड्स विद टू। कुछ फ्रेज हैं जो टू से एंड करते हैं, और इनके साथ आपको यहां पे इस्तेमाल करना होता है जिरंड। क्या इस्तेमाल करना होता है? जिरंड। जिरंड बोलते हैं किसको? तो V1 प्लस ING को, जो काम किसके जैसा करता है? नाउन के जैसा काम करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये सब आप पढ़ते हैं एडवांस वर्ब में। अब ऐसे वर्ब कौन कौन से हैं जो टू से एंड करे, ऐसे फ्रेज, और उनके साथ आप जिरंड का इस्तेमाल करें? तो सबसे पहले तो आपका यहां पर वो फ्रेज है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू के बाद आपका है गिवन टू, फिर आपका है एकस्टम्ड टू, फिर आपका है इंक्लाइंड टू, फिर आपका है विद अ व्यू टू, याद रखेंगे, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये सारे हमारे फ्रेज हैं। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, और इनके साथ आप जिरंड का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको रट्टा नहीं मारना है कि टू है तो V1 लगा दीजिए, नहीं। एडिक्टेड टू, गिवन टू, एकस्टम्ड टू, इंक्लाइंड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इन ऑर्डर टू, सभी के साथ आपको इस्तेमाल करना है V1 प्लस ING यानी कि जिरंड यानी कि नाउन। तो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल, नहीं, यहां गैम्बलिंग होना चाहिए। GAMBLING, गैम्बलिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा C फॉर कैनेडा। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। सुपीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, वो एडजेक्टिव होते हैं, है ना, ध्यान रखना है, वो एडजेक्टिव होते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में बंधु क्या है कि दिस इज एन एप्पल डैश एप्पल इज रेड। अब यहां पर एप्पल एक बार यहां आया और एप्पल यहां पे यहां आया। अब देखिए, जब किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज अननोन है, मान लेते हैं कोई अननोन थिंग आपके सामने है, इसके बारे में अगर आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे तो ये अननोन है, यानी ये आपके लिए इनडेफिनिट है। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज है तो वो आपके लिए क्या है? इनडेफिनिट है। इसी को आप सेकेंड टाइम फिर इसके बारे में बात किए तो यही अननोन, जो पहले कभी अननोन हुआ करता था, ये आपके लिए नोन है। और जब उस चीज को आप जान चुके हैं तो वो आपके लिए अब डेफिनिट हो गया। वो आपके लिए क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। और अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो
इनडेफिनिट आर्टिकल आपका होता है ए और एन, ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल आपका होता है द, यानी द का इस्तेमाल डेफिनिट सेंस में, ए और एन का इस्तेमाल इनडेफिनिट सेंस में। एप्पल के बारे में फर्स्ट टाइम बोला जा रहा है एन एप्पल, फिर इसी एप्पल को दोबारा बोले, अब ये हमारे लिए डेफिनिट हुआ, तो यहां पे द एप्पल इज रेड। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव रिटर्न डैश लेटर टू माय फादर, उसके बाद डैश लेटर कंसिस्ट्स ऑफ 50 लाइन्स, 50 लाइन्स। यानी मैंने एक पत्र लिखा अपने पिताजी को, लिखा है, और उसमें 50 लाइन है। तो सबसे पहले लेटर की बात की तो यहां पे आई हैव रिटर्न अ लेटर टू माय फादर एंड द लेटर, कामा लगा दीजिए, द लेटर कंसिस्ट ऑफ 50 FIFTY 50 लाइन्स। ऐसे आपको ध्यान में रखना होता है। लेटर यहां पे फर्स्ट टाइम तो ए और बाद में डेफिनिट, तो आपने लगाया आर्टिकल द, ध्यान आपको रखना है। हाँ, ये भी हो सकता है सी इज द प्रियंका चोपड़ा ऑफ माई एरिया, सी इज द प्रियंका चोपड़ा। आइए नेक्स्ट, नंबर 4 की बात कर रहे। अनिल मेट डैश अमेरिकन एंड यूरोपियन मैन यस्टरडे। अब देखिए, जब भी आप ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का, तो बात होती है साउंड की। बात किसकी होती है? साउंड की। और जब साउंड की बात होती है तो आर्टिकल ए में जो आपका साउंड आता है वो आपका होता है कॉन्सोनेंट साउंड, और एन की जब बात करते हैं तो वो जो आपका साउंड होगा वॉवेल साउंड। यानी लेटर को देख के ए और एन डिसाइड नहीं होगा, ए और एन डिसाइड होता है किसके अकॉर्डिंग? साउंड के अकॉर्डिंग। और साउंड की बात अगर आप करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में अगर आप साउंड की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपके साउंड होते हैं 2 टाइप्स के। एक आपका होता है वॉवेल साउंड और एक आपका होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे तो वॉवेल साउंड आपके होते हैं कितने? वॉवेल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड आपके होते हैं 24। यानी टोटल नंबर ऑफ साउंड्स की बात करेंगे तो 44। लेकिन वहीं पे अगर आप लेटर की बात कर रहे हैं तो लेटर भी आपका होता है 2 टाइप्स का, यानी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल आपके होते हैं नंबर में 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं नंबर में 21। यानी लेटर आपके टोटल होते हैं 26, लेकिन उसी 26 लेटर्स का टोटल साउंड होता है 44। यानी 5 वॉवेल लेटर्स हैं लेकिन साउंड उसके 20 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 21 कॉन्सोनेंट साउंड है, लेटर हैं जिसके साउंड आपके 24 हैं। तो बहुत ऐसे वॉवेल लेटर हैं जिसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा होता है, बहुत ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसका साउंड वॉवेल जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और यहां हमने लिख दिया पर्सन, तो ऑनेस्ट पर्सन की बात करेंगे, भले लिखा हुआ है आपका एच लेकिन ये साउंड दे रहा है वॉवेल का। इसीलिए हम बचपन से पढ़े हैं एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी एच यानी लेटर पे ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया इस वर्ड के प्रॉपर साउंड पे, और जो साउंड है वॉवेल तो लगा है एन। आइए यहां अनिल मेट अमेरिकन। अब अमेरिकन में आप ए का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि वॉवेल साउंड, और यूरोपियन में आप य का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। इसीलिए अमेरिकन के पहले बंधु ए होना चाहिए और यूरोपियन के पहले अ होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा एन और ए। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, अकॉर्डिंग टू साउंड, वेरी गुड। नंबर 5 में आइए। When the thief entered the house, the inmates dash the hall. इनमेट कौन होता है? जो वहां के निवासी हैं, जो उसमें रह रहे हैं, है ना, जो वहां उस घर में रहने वाले हैं। रिसाइड, रिसाइड का मतलब होता है निवास करना, रेसिडेंट वर्ड यहीं से बना है आपका। अब आइए यहां, द थीप एंटर्ड द हाउस।
जब चोर एंट्री किया, अब एंटर्ड यानी क्या है, आपका V2 का मामला है। अब आइए, टू एक्शंस, अब टू एक्शंस की बात कर रहे हैं, दो एक्शन हुआ। अब दोनों एक्शन हुआ कहां पे, तो पास्ट में। दोनों एक्शन कहां पे बंधु, पास्ट में हुआ। अब यहां पर बात दो तरीके की हो सकती है। एक आपका यह हो सकता है कि ये दोनों एक्शन पास्ट में ही हो जाए, और पास्ट में अगर हो तो दोनों होके कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया, है ना। यानी आपका एक एक्शन पहले हुआ, एक थोड़ी देर के बाद हुआ। तो यहां पर कंप्लीट लिख देता हूं कि दोनों एक्शन आपका क्या है, कंप्लीट है। एक आपका क्या होता है कि पास्ट में ही एक्शन हुआ, एक एक्शन कंटिन्यू ही था, एक एक्शन कंटिन्यू था, उसी बीच में दूसरा एक्शन जो है वह हो गया, दूसरा एक्शन जो है कंप्लीट हो गया। बात को समझिए, है ना। यहां पे दोनों कंप्लीट है, और दोनों अगर कंप्लीट है तो जो पहले कंप्लीट हुआ है, यानी जो पहले हुआ है वह आपका जाता है पास्ट के परफेक्ट में, यानी हेड प्लस भी थर्ड। और जो बाद में हुआ पास्ट में, जो एक के बाद दूसरा हुआ, वह आपका होता है पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी आप लगाते हैं V2। याद कीजिए बचपन का वो सेंटेंस डॉक्टर वाला, तो आपने ऐसे लिखा, द पेशेंट हैड डाइड। बात को समझना है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट निपट लिए। भाई पेशेंट कब निपटे, पहले, तो हमने लिखा हैड डाइड, यानी खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर साहब आ गए, यानी इनका आना हो गया, यानी कि V2। यानी जब दोनों काम पास्ट में ही कंप्लीट हो, तो जो पहले कंप्लीट हुआ वो पास्ट के परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट है वो पास्ट के इनडेफिनिट में। यहां आइए, दूसरे में क्या पूछा हमने कि दोनों पास्ट में ही हुआ है, एक पास्ट में कंटिन्यू यानी कि चल ही रहा था, और दूसरा उसी बीच में हो गया। जैसे मैं बोलूं, व्हेन आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स, व्हेन आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैड डिनर। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं पढ़ा रहा था, मेरे कुछ दोस्त डिनर कर लिए, यानी मेरा पढ़ाने का काम चल रहा था और दोस्त डिनर कर लिए, ये पास्ट में चला गया। कई बार क्या होता है कि दोनों एक्शन आपके पास्ट में है, दोनों एक्शन आपके पास्ट में है, और वो दोनों एक्शन आपका पैरेलल एक्शन है। पैरेलल एक्शन कहने का मतलब यह है कि वो दोनों एक्शन आपका कॉन्टिन्यू मोड में है, दोनों आपका कॉन्टिन्यू है। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, व्हेन आई वॉज टीचिंग, व्हेन आई वॉज टीचिंग, ऑल ऑफ यू मीन्स आप लोग, ऑल ऑफ यू आर, सॉरी आर नहीं वर, ऑल ऑफ यू वर लिसनिंग टू मी। जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग मुझे सुन रहे थे, यानी मेरा पढ़ाना आपका सुनना दोनों पैरेलल हो रहा है, और दोनों पास्ट में। तो तीन बातें यहां पे हैं, गौर से देखिए कि दोनों एक्शन पास्ट में, उसमें से एक पास्ट आपका जो है कंप्लीट हो गया, तो जो पहले कंप्लीट पास्ट के परफेक्ट में, जो बाद में कंप्लीट पास्ट के इंडेफिनिट में। दूसरा कंडीशन यह आया कि एक कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था, दूसरा उसी बीच में हो गया, जो उसी बीच में हो गया उसको पास्ट में रखना है, और जो कंटिन्यू था उसको पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में रखना है। तीसरा एक्शन है पैरेलल एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी दोनों एक्शन पास्ट में हो रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था आप सुन रहे थे, जब मैं पढ़ा रहा था आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे। तो उस सेंस में बात करेंगे। यहां पर क्या मामला है क्वेश्चन में, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, जब चोर प्रवेश किए घर में, द इनमेट्स डैश द हॉल, वर स्लेप्ट। अब अगर वर के साथ वी थर्ड लगाइएगा तो ये पैसिव वॉइस ना हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर स्लेप्ट सुलाया गया, चोर सुलाने नहीं आए थे, चोरी करने आए थे। वर स्लीपिंग सो रहे थे,
और स्लेप्ट सो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों पास्ट में हो गया, वो पहले से सो रहे थे और बीच में चोर की एंट्री हुई, थीप की एंट्री हुई। तो व्हेन द थीप एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स वर स्लीपिंग द हॉल, यानी एक एक्शन कंटिन्यू पहले से था और दूसरा उसी बीच में हो गया। इस पॉइंट को बार बार देखना है, ध्यान रहे। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम, मतलब डॉक्टर ही मर गए, कोई बात नहीं, चलेगा, कलयुग है, कोई दिक्कत है नहीं। लालू जी, बहुत दिनों के बाद लालू जी दिखाई दे रहे, कहां चले गए थे, है ना। आइए यहां पे नंबर 6 में आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मामला है और इसको अच्छे से देखना है आपको। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी नरेशन। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। अब यहां पर आपका ये इनडायरेक्ट में चला गया और इनडायरेक्ट में गया है, आपने यहां पे टू का इस्तेमाल किया है। अब बात को ध्यान से देखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। जब इसको डायरेक्ट में आप कन्वर्ट किए तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपने यहां पे टू का इस्तेमाल किया और फिर आपका यहां पे रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया। इसका मतलब यह है कि भैया डायरेक्ट वाले फॉर्म में ये जो रिपोर्टेड स्पीच रहा होगा ये इंपैरेटिव सेंटेंस में गया होगा। किस सेंटेंस में? इंपैरेटिव में, क्योंकि अगर ये सिंपल में जाता यहां दैट का इस्तेमाल करते, अगर ये इंटेरोगेटिव में जाता यहां इफ वेदर WH वर्ड का इस्तेमाल करते। ये यहां पे टू का इस्तेमाल कर रहे, तो टू तब आता है जब रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट फॉर्म में इंपैरेटिव सेंटेंस में हो, और वहां पे टू का इस्तेमाल है तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस आपका जो रहा होगा ये पॉजिटिव रहा होगा। और इंपैरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला सिट डाउन, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सिट वर्ब है। वही बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग वॉट, ब्रिंग वॉट, क्या लाइए, एक गिलास पानी लाइए, तो अ ग्लास ऑफ वाटर वहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होगा कि द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, यानी इंपैरेटिव में है द कैप्टन कमांडेड मैन स्टैंड एट ईज। द कैप्टन सेड दिज मैन नीड, यहां पर वो नहीं, वर्ब से काम चलेगा। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज, और इसी को जब चेंज किया गया द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। और इसी ईज वर्ड से आपका बनता है वर्ड इजी, और यहीं से आपका एक वर्ड और तैयार होता है इजीली, और यहीं से एक वर्ड और आपका बनता है इजीनेस, है ना। अब आइए यहां देखते हैं, तो ये ईज जो है ये आपका नाउन है, इजी आपका एडजेक्टिव है, इजीली आपका एडवर्ब है, और इजीनेस भी आपका नाउन है। ध्यान रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। ठीक है, बफरिंग तो हो रही है, गुरुजी पटना में हूं, बस लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता, ओके कोई बात नहीं, लेकिन क्लास देखना जरूर है। चलिए नंबर 7 में आइए, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर भी नरेशन दिखेगा। वारदा सेड टू हर सिस्टर हाउ लॉन्ग डू यू अटेंड द टू स्टे हियर। अब यहां पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टेड स्पीच आपका चला गया है इंटेरोगेटिव फॉर्म में, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चला गया, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चला गया तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इसके बाद बंधु आप यहां पे कंजंक्शन का जो इस्तेमाल करेंगे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड आया हुआ है हाउ लॉन्ग, तो यहां पे इसी WH वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे, यानी हाउ लॉन्ग। और फिर आप यहां पे जो रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब रिपोर्टेड स्पीच को लिखा जाता है तो सिंपल सेंटेंस में लिखा जाता है। और सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब यह होगा कि पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको वर्ब लगाना है, फिर आगे जो भी आएगा। और ये वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच का, ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे। अब इधर आइए इस सवाल में देखते हैं क्या है। वारदा आस्क सॉरी सेड टू, अब सेड टू तो ये पास्ट में चला गया V2, और यहां पर डू का मामला है प्रेजेंट, तो ये चेंज होके जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। वारदा आस्क्ड हर सिस्टर, अब यहां पे आप दैट लगा रहे। दैट कहां लगता है? जब रिपोर्टेड स्पीच या तो सिंपल स्ट्रक्चर में हो, या क्या बोलते हैं ऑप्टेटिव में हो, या एक्सक्लामेटरी में हो। इंटेरोगेटिव है, दैट से काम नहीं चलेगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट। वारदा आस्क्ड हर सिस्टर हाउ लॉन्ग,
सही है मामला। यहां पर यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आपका सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर सिस्टर यानी सी, तो सी का इस्तेमाल किया। डू इंटेंड यानी कि V1 यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट में आपका रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट के लिए V2 इंटेंडेड। टू स्टे, अब यहां पे हेयर उसका कर दिया देयर, करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। सी में आइए, वारदा आस्क्ड टू हर सिस्टर हाउ लॉन्ग शी इंटेंडेड टू स्टे हेयर। सबसे पहले तो दे हेयर का देयर नहीं किया, यहां पर आस्क्ड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगना था, टू का इस्तेमाल नहीं करते, यहां हेयर नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन सी भी नहीं, हो गया बी फॉर बॉम्बे। ध्यान रखना है, बफरिंग हो रही है क्लास, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या क्लास में प्रॉब्लम? बंधु एक बार बता दीजिए, ये प्रॉब्लम सभी के साथ है क्या? बोल देंगे जरा, बोलिए। नहीं हो रहा है। टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी हो जाती है, परेशान आपको होना नहीं है, ठीक है। आइए नंबर 8 में सवाल है, एक्टिव से पैसिव, 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड पुणे टुडे। अब यहां पे 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड, अब ये V2 का मामला है, रिपोर्टिंग एक्टिव से पैसिव। अब एक्टिव से पैसिव की अगर बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव का क्या करना है आपको, पैसिव कन्वर्ट करना है। अब ये आपका आया है V2, तो V2 अगर एक्टिव में है पास्ट में, तो इसका पास्ट पैसिव भी होगा पास्ट में, और यहां पे आप इस्तेमाल करने वाले हैं वॉज, वर और वब का थर्ड फॉर्म। 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड पुणे, अब यहां पर आप कर रहे पुणे हैज बीन रॉक्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो जाएगा, पुणे हैड बीन रॉक्ड ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव हो जाएगा, और पुणे वॉज रॉक्ड, पुणे वॉज रॉक्ड बाय 5 एक्सप्लोजन्स टुडे, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्या, सी फॉर कैनेडा। ये आपको ध्यान में रखना है। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, अब यहां पे डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट यहां पे है नहीं, यानी ये आपका वर्ब से स्टार्ट हुआ, और वर्ब से अगर कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो उसे आप इंपैरेटिव सेंटेंस कहने का काम करते हैं। और अभी जस्ट आप इंपैरेटिव के बारे में पढ़े, ये स्टार्ट होता है वर्ब से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। इंपैरेटिव सेंटेंस आपके 2 टाइप्स का होगा, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। पॉजिटिव की बात अगर करेंगे तो वो ऐसे होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वो आपका होता है डोंट या फिर नेवर प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप बात को जानिए तो एग्जाम्पल आपका क्या होगा, जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर। किसी का नेगेटिव अगर बनाना है तो हमने बोला डोंट ओपन द डोर। अब आइए इसको चेंज करें पैसिव में, इसका पैसिव हो जाएगा लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। और डोंट ओपन द डोर की बात करेंगे तो लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। ये आपको ध्यान में रखना है ना। बी ओपन्ड नेगेटिव है तो नॉट बी ओपन्ड, क्लियर। और लेट वर्ड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, द डोर, द डोर। यहां पे है डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, यानी डोंट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रोबरी। अब आप यहां पे करेंगे लेट द पुलिस डू नॉट का नहीं, लेट नॉट द पुलिस नहीं, नॉट यहां नहीं आएगा, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट द पुलिस। अब यहां पर बी लगा हुआ है, यहां पे नॉट होना चाहिए था, है ना। लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रोबरी, तो ये भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा, बी नहीं होगा। बी में यहां होना चाहिए था लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रोबरी, करेक्ट ऑप्शन ई होगा, ई ध्यान आप रखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंबर 10 की बात करें, यहां पर आपका सिनोनिम आ गया, यानी पर्यायवाची शब्द। वर्ड का मीनिंग आपको फाइंड करना होता है बंधु, तो वर्ड है कॉर्पुलेंट। किसी भी वर्ड को आप पढ़ें सबसे पहले उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए,
और कॉर्पुलेंट वर्ड के लास्ट में एएनटी ईएनटी है, एएनटी या ई ईएनटी, और एएनटी ईएनटी किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है एजेक्टिव। क्या होता है? एजेक्टिव। और अगर यहीं पे एएनटी के प्लेस पे एएनसी आए और ईएनटी के प्लेस पे ईएनसी आ जाए तो इस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कॉर्पुलेंट वर्ड आया हुआ है, ईएनटी लास्ट में है, तो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका जो होगा वो आपका एजेक्टिव होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कॉर्पुलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कॉर्पुलेंट वर्ड का मीनिंग होता है फैटी, FATTY, फैटी बॉडी, है ना। चबी, CHOWB, चबी बॉडी, है ना। यहीं पे एक वर्ड आता है आपका प्लम्पी, PLUMPY, प्लम्पी बॉडी, है ना, गोलू मोलू टाइप का आदमी जो चारों साइड से भरा पड़ा है। और इसी के लिए एक वर्ड आता है ओबीस, OBESE, ओबेश, OBESE, ओबीस, है ना, यानी जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, गोलू मोलू टाइप, उस टाइप में। तो कॉर्पुलेंट का सिनोनिम चाहिए। यहां पर वर्ड आया है लीन, लीन के लिए क्या वर्ड आता है? थीन, लीन एंड थीन, दुबला पतला टाइप का बहुत ही, है ना। और एक वर्ड आता है स्वेल्ट, SVELT, स्वेल्ट। स्वेल्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लेडी के लिए, स्वेल्ट वर्ड लेडी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और खास करके बॉडी फिगर, ऐसा बॉडी फिगर जो काफी अट्रैक्टिव हो, खास करके सेक्सुअली जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जैसे नोरा फतेही, मलाइका अरोरा, दिशा पटानी, इन लोगों को आप देखिए, है ना, तो कोई भी देखते रहेगा, अट्रैक्टिव बॉडी है। तो आप क्या बोलेंगे? नोरा फतेही इज अ स्वेल्ट ब्यूटी, मलाइका अरोरा इज अ स्वेल्ट ब्यूटी। तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है स्वेल्ट के लिए, दुबली पतली, लेकिन वो रोमांटिकली सेक्सुअली बहुत ही अट्रैक्टिव हो, उस सेंस में। ओबिस का मीनिंग आपने फैटी पढ़ा यहां पे। गॉन्ट का मतलब क्या होता है? गॉन्ट का मतलब होता है कुपोषित आदमी, मरियल टाइप का आदमी, दुबला पतला, खाने पीने को नहीं मिल रहा उसको, है ना। तो ये हो जाएगा टू बी लीन एंड थीन, टू बी लीन एंड थीन, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जो खाने पीने के कमी के कारण दुबला पतला हो जाए, कमजोर हो जाए, उसे आप गॉन्ट बोलने का काम करेंगे। और यहां पे कॉर्पुलेंट का सिनोनिमस वर्ड चाहिए तो वो आपका ओविस कहलाएगा। और यहां पर स्वेल्ट वर्ड का इस्तेमाल जो करते हैं वो अट्रैक्शन के सेंस में, और इसको पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। तमन्ना भाटिया, मेरे को मलाइका अरोरा अच्छी लगती है तो मैंने उनका नाम ले लिया, नोरा फतेही अच्छी लगती है मेरे को, है ना। तमन्ना भाटिया आपको लगती होगी अच्छी। आइए, सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज ब्रीफ। ब्रीफ वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर आप ढूंढे तो ये वर्ड आपका है एडजेक्टिव। अब यहीं पे आप ly लगा लीजिए ब्रीफली, तो वर्ड बन जाएगा आपका एडवर्ब, है ना। और यहीं पे आप NESS लगा दीजिए ब्रीफनेस, तो NESS लग गया तो वर्ड हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ब्रीफ का मतलब क्या होता है? तो ब्रीफ का मतलब होता है इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, यानी आपको संक्षिप्त में बोलना है। और संक्षिप्त में बोलने के लिए क्या क्या सिनोनिम है? तो एक वर्ड होता है SHORTN, शॉर्टेन। क्या है? शॉर्टेन। एक वर्ड होता है आपका कंसाइस, कंसाइस। एक वर्ड होता है आपका प्रीसाइज, PRECISE, प्रीसाइज। और इन सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है टू द पॉइंट, यानी आप घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। कंसाइज का मतलब टू द पॉइंट है, लेकिन प्रीसाइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक्यूरेसी की बात भी करता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा एक्यूरेट, एग्जैक्ट, जिसको आप बोलते हैं एक्यूरेट या एग्जैक्ट की बात करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रीफ, संक्षिप्त में। लिमिटेड वर्ड की बात करेंगे। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज आपका लिमिटेड हो, यानी नैरो, लिमिटेड, नैरो। रिस्ट्रिक्टेड, RESTRICTED। कॉन्स्टेंट, CONSTRIANT, कॉन्स्टेंट। रेस्टोरेंट, RESTRINT, रेस्टोरेंट। ये आपको ध्यान में रखना है, लिमिटेड के लिए होता है। स्मॉल का मतलब होता है बहुत छोटा होना, यानी टाइनी। फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है PUNY, प्यूनी। फिर इसी के लिए वर्ड आता है पिग्मी, PYGMY। फिर इसी के लिए आपका वर्ड आएगा पिग्मी, ड्वार्फ। फिर इसी के लिए आपका एक वर्ड आ सकता है
मिनिएचर, फिर इसी के लिए वर्ड आ सकता है आपका मिनिस्क्यूल, और फिर इसी के लिए आपका एक वर्ड आएगा MINUT, इसको बोलते हैं माइन्यूट, और ये नाउन हो तो मिनट, ध्यान रखना है। और यहां पर आपका वर्ड है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में बात करना। और संक्षिप्त के लिए आपके पास, जैसे आप किसी भी चीज के शबरी की बात करते हैं, और समरी के लिए एक वर्ड आता है सिनॉप्सिस, जरूर याद रखेंगे, SYNOPSIS, सिनॉप्सिस, ध्यान आपको रखना है। अब ब्रीफ का सिनोनिम बोला गया शॉर्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन C फॉर कनाडा, ध्यान आपको रखना है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है प्रोग्रेसिव इंसान, जो बहुत ही प्रगतिशील है जिंदगी में, उस सेंस में बात करेंगे। सक्सिंट का मतलब होता है टू द पॉइंट, बात करने वाला, लैकोनिक स्पीकर, यानी लेस स्पीक मोर सेंस, कम बोले ज्यादा अर्थपूर्ण हो, उस सेंस में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है एंटनीम। और एंटनीम की बात बंधु अगर करनी हो तो वैनिटी, और वैनिटी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है IETY, और आपको अच्छे से मालूम है किसी भी वर्ड के लास्ट में IETY हो या बंधु TY हो, इस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वह आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वैनिटी वर्ड का मतलब क्या होगा? वैनिटी का मतलब होता है जो इंसान थोड़ा शो ऑफ वगैरह करता है, यानी वैनिटी का मतलब हो जाएगा स्मगनेस, SMUGNESS, स्मगनेस। वैनिटी का मतलब हो जाता है आपका पोम्पोसिटी, POMPOSITY, पोम्पोसिटी। वैनिटी का मतलब हो जाता है एरोगेंस, एरोगेंस। वैनिटी का मतलब हो जाता है आपका इंसोलेंट, इंसोलेंट यानी अक्खर। ये जो भी वर्ड आप पढ़ रहे, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं और घमंड के सेंस में इस्तेमाल होते हैं। स्मगनेस, पोम्पोसिटी, एरोगेंस, इंसोलेंट, और यही पोम्पोसिटी आपका नाउन हो गया, और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है पोम्पस, POMPOUS, और यहां पर इसके वर्ड के लास्ट में आया है OUS, और OUS किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, और वहीं पे ITY रहेगा तो वर्ड आपका नाउन। अब एंटोनिम बोला गया, प्राइड की बात कर रहे, प्राइड आपका नाउन होता है, और इसी के एडजेक्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो वो आपका PROUD, प्राउड होगा, और ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, प्राइड नाउन के तौर पे। और ध्यान रखिए कोलोकेशन में प्राइड के साथ प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करोगे, प्राउड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होगा, और प्राइड एंड प्राउड भी नेगेटिव सेंस में जाता है, ये ध्यान रखना है। और कॉन्सिट वर्ड का मीनिंग ही होता है जो इंसान बड़ा ही घमंडी टाइप का हो, जो किसी को भी चीट कर सके, कॉन्सिट बोलिए। या यहीं पे वर्ड आता है डिसीट करना, धोखा देना, भ्रम में रखना, इसी के लिए एक वर्ड आता है आपका स्विंडल, SWINDLE, और ये सारे वर्ड आपके नेगेटिव हैं, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे आइए, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड आपका होगा हम्बल, है ना। वर्ड क्या है आपका? हम्बलनेस की बात कर रहे। यहां पे आप पोलाइट हैं, यहां आप डिसेंट होने की बात कर रहे, यहां पे आप मॉडेस्ट होने की बात कर रहे, यहां आप डिसिप्लिन्ड होने की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। यहां आप डिसिप्लिन्ड, एक वर्ड आता है नोबल, नोबल आपको ध्यान में रखना है। जेंट्री पे जेंट्री वर्ड आता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड मेरे माइंड में आ रहा था, सोबर, SOBER, सोबर, और एक वर्ड आता है डेबोनेयर, DEBONAIR। आज शब्द की बरसात हो रही है, इस बरसात में आप नहा लीजिए, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। ह्यूमिलिटी, तो वैनिटी वर्ड का एंटोनिम बोला गया तो वो आपका होगा ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। एंटोनिम की बात करेंगे इनडिस्क्रिट, इनडिस्क्रिट। अब यहां पे आइए, IN, और IN वर्ड जो है ये आपका क्या है? नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, प्रीफिक्स के तौर पे है, जिस भी वर्ड के पहले आएगा वर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इसके साथ आपका वर्ड लगा हुआ है डिस्क्रिट, और डिस्क्रिट वर्ड का मीनिंग होता है विजडम, यानी बुद्धिमानी। डिस्क्रिट का मीनिंग होता है विजडम यानी बुद्धिमानी, यानी नॉट विजडम, यानी बुद्धिमानी आपके अंदर नहीं है, यानी आप अनवाइज हैं, आप इम्प्रूडेंट हैं, क्या है? आप अनइंटेलिजेंट हैं, आप अनइंटेलिजेंट हैं, आप फुल्लिश हैं, बेवकूफ हैं, आप अनसोफिस्टिकेटेड हैं, आप अनसोफिस्टिकेटेड हैं। अब आइए यहां ध्यान से देखें, आपने यहां अन लगाया, अन नेगेटिव,
इम लगाया, नेगेटिव, अन, नेगेटिव, फुल्लिस आपका नेगेटिव और अन आपका नेगेटिव। अब आइए यहां, वाइज मतलब क्या होता है? समझदार। प्रूडेंट क्या होता है? समझदार। इंटेलिजेंट क्या? समझदार। और सोफिस्टिकेटेड वर्ड का मीनिंग होता है प्रोग्रेसिव, जो अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करने वाला है, प्रगतिशील इंसान है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शाहरुख खान, और उसको आपने अन लगा दिया तो वर्ड आपका नेगेटिव हो गया, यानी बेवकूफ, यानी इनडिस्क्रिट वर्ड का ये सारा मीनिंग होगा। ऑप्शन ए आया है रिलायबल। वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई आया हुआ है। किसी भी वर्ड का सफिक्स अगर ए बी एल ई हो तो इस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है बंधो, वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये रिलाय वर्ड आया है ये वर्ब से, तो एक वर्ड होता है आपका आर ई एल वाई, रिलाय। रिलाय आपका है वर्ब, और इसी रिलाय वर्ड से आपका वर्ड बनता है आर ई एल ए आई एन टी, रिलायंट। यहीं से आपका वर्ड बनता है आर ई एल आई एन सी, रिलायंस। और यहीं से आपका वर्ड बना है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रिलायबल। अब रिलाय वर्ड का मीनिंग होता है बिलीव करना, फेथ करना, ट्रस्ट करना, यानी भरोसा। रिलाय वर्ब है, रिलायंट आपका एडजेक्टिव है, ए एन टी लगा हुआ एडजेक्टिव। रिलायंस ए एन सी वर्ड आपका नाउन हो जाएगा, यानी जिसको आप फेथ कहते हैं। और रिलायबल यानी भरोसा करने योग्य, इसी को आप बोल सकते हैं बी ई एल आई ई भी ए बी एल, बिलीवेबल। इसी को बोल सकते हैं आप क्रेडिबल। और इसी के लिए एक वर्ड आता है पैल्यूशिबल, पी एल ए यू एस आई बी एल ई, यानी जिस चीज पे भरोसा किया जा सकता है। और ए बी एल ई लगा हुआ है तो वर्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर यहां पे वर्ड आया है आपका ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। और जो ऑनेस्ट है उसके लिए वर्ड आता है एस सी आर यू पी यू एल ओ यू एस, एस्क्रूपुलस। इसी के लिए वर्ड आता है आपका आर आई जी एस टी ई ओ यू एस, राइटस। इसी के लिए आपका वर्ड आएगा पंक्चिलियस, पी यू एन सी टी आई एल आई ओ यू एस, पंक्चिलियस। ये सारे सिनोनिम हैं। और आपका वर्ड आया प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब हमने समझाया कि प्रूडेंट का मीनिंग होता है वाइज, यानी बुद्धिमान। और इनडिस्क्रीट जो बुद्धिमान नहीं, करेक्ट एंटोनिम ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। एमेलियोरेट का एंटोनिम होगा सर, एमेलियोरेट होता है इंप्रूव करना, और इसी का एंटोनिम हो जाता है डेटेरियोरेट, वर्सन, एग्रावेट, सिचुएशन को बदतर कर देना। उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं। आइए यहां नंबर 14, वन वर्ड का मामला, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। अब मूव अवे फ्रॉम, मूव अवे फ्रॉम का क्या मतलब है? तो मूव अवे फ्रॉम का मतलब है आप दूरी बना रहे हैं, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे, आप उस चीज को अवॉइड कर रहे। अवॉइड के लिए ही वर्ड आता है ई एस सी एच ई डब्ल्यू, एस2 करना। इसी के लिए वर्ड आता है आपका एस एच यू एन, शन, यानी परहेज करना, इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना। ये किसके लिए मैंने लिखा है? मूव अवे फ्रॉम के लिए। सेंट्रीफ्यूगल, तो जब आप किसी भी चीज के सेंटर से दूर होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, यानी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, यह आपको ध्यान में रखना है, मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपीटल क्या होता है? ये सेंटर की ओर बढ़ना है ना, यानी कि मूव टुवर्ड्स द सेंटर, मूव टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की ओर जाएगा। जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल है, ये मान लो सेंटर है, ये इससे दूर जा रहा है। सेंट्रीपीटल है, ये आपका सेंटर है, ये यहां से यहां की ओर आ रहा है। अब आइए एक्जियोमैटिक, आईसी लग गया तो वर्ड आपका एडजेक्टिव है, और एक्जियोमैटिक वर्ड आया कहां से? एक्जियोम से। और एक्जियोम का मतलब क्या होता है? तो एक्जियोम का मतलब होता है प्रोवर्ब, PROVERB। एक्जियोम का मतलब होता है सेइंग, कहावत, है ना, लोकोक्तियां, मुहावरे। ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा टेंडिंग मूव अवे फ्रॉम, यानी सेपरेट हो रहा। करेक्ट ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 15 में आइए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा? अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। एक ऐसा इंसान जो आपका क्या करता है? स्टडी करेगा पुराने सामानों को। एंटीक्वेरन, एंटिक वर्ड आता है ANTIQUE, एंटिक। और एंटिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड, है ना।
एंटिक का मीनिंग होता है प्रीवियस, एंटिक का मीनिंग होता है अर्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन, ये आप रखेंगे। एंटिक्वेरियन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जंक डीलर क्या होता है? जो सेकेंड हैंड चीजों को बेचे और खरीदे। वन हु सेल्स और बाज सेकेंड हैंड ऑब्जेक्ट। क्रैंक का मतलब वन हु डील्स एनीथिंग, ऑलराउंडर टाइप का, जो किसी भी चीज को क्या करे, डील करे। अब यहां पर सवाल है, पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी फोर बॉम्बे, ध्यान आपको रखना है। नंबर 16 की बात करेंगे तो आपका वर्ड है ईडियम, इन कोल्ड ब्लड, और इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है एग्रेसिवली, एंग्रीली, एंग्रीली, एग्रेसिवली यानी गुस्से में, और एग्रेसिव के लिए एक वर्ड आता है फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियसली, है ना, बहुत गुस्से में होना, आग बबूला जिसको बोलते हैं। कोल्डली, कोल्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। एक वर्ड है कूल और एक वर्ड है कोल्ड, दोनों का मीनिंग होता है ठंडा। लेकिन गर्मी के दिनों में नवरत्न पाउडर का जो प्रचार किया जाता है, मिस्टर अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जो करते हैं, तो क्या बोलते हैं, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो ये कूल आपका पॉजिटिव वर्ड है और कोल्ड आपका नेगेटिव वर्ड है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ठंड बहुत थी, अभी तो मेरे को गर्मी लग रहा है, वैसे पसीना निकल रहा है, लेकिन बाहर जाओगे ठंड बहुत लगेगी, तो वो आपका क्या है, कोल्ड का मामला है। तो कोल्डली वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस में जाता है और ये आपका एडवर्ब है, ये आपको ध्यान में रखना है। रथलेसली, रथ का मीनिंग होता है काइंड, RUTH, इस वर्ड का मीनिंग होता है काइंड, जिसको बोलते हैं दया। लेकिन यहां पे लेस लगा हुआ यानी नॉट, यानी दया नाम का चीज नहीं है, आप आग बबूले हैं। और बोल्डली, बोल्डली वर्ड का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली। बोल्डली के लिए वर्ड आता है ऑडेसियसली, ऑडेसियसली, बहुत ही अच्छा वर्ड पढ़ा रहा हूं। और यहां पे इन कोल्ड ब्लड करेक्ट ऑप्शन C4 कनाडा, याद रखेंगे। हॉट एंड वार्म, बिल्कुल, हॉट नेगेटिव है, वार्म पॉजिटिव है। ईडियम यहां पर फिर से आ गया, ही हैज बिल्ट अ बिग बिजनेस बाय हिज शार्प प्रैक्टिसेस। शार्प प्रैक्टिसेस आपका ईडियम है, जिसका टिंज जो है वो नेगेटिव है, और इसका मतलब होता है ना, नेगेटिव, यानी इन एन नहीं होगा, इन अ डिजऑनेस्ट वे, डिजऑनेस्ट यानी बेईमानी से। तो एक्सट्रीम हार्ड वर्क, एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सेसिव, यानी बहुत ज्यादा, बहुत हार्ड वर्क करना। कीन बिजनेस स्किल्स, कीन का मतलब होता है ईगर, जब आप किसी भी चीज के लिए काफी ईगर होते हैं, काफी एक्साइटेड होते हैं। डिजऑनेस्ट, डिज किसी भी वर्ड के पहले आए इसका मीनिंग होता है नॉट, और डिजऑनेस्ट डीलिंग यानी बेईमानी से किया गया बर्ताव। करेक्ट ऑप्शन C4 कनाडा, ध्यान आपको रखना है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है प्यूराइल, 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 स्पेलिंग होगी PUERILE, प्यूराइल। और प्यूराइल वर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल बच्चे जैसा व्यवहार, यानी चाइल्डिश, बचकाना जिसको बोलते हैं। अब देखिए, एक वर्ड है चाइल्डिश और एक वर्ड है आपका चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक भी आपका बचकाना है, चाइल्डिश भी आपका बचकाना है, लेकिन दोनों वर्ड आपका एडजेक्टिव भी है, लेकिन दोनों वर्ड के कोनोटेशन यानी कि एटीट्यूड में डिफरेंस है। चाइल्डिश आपका नेगेटिव वर्ड होगा, चाइल्ड लाइक आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। यानी सेंटेंस को देख के डिसाइड करेंगे पॉजिटिव तो चाइल्ड लाइक, यू शुड हैव चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, यू शुड हैव चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। आप में बच्चे वाला वो नटखट, वो नॉटीनेस होना चाहिए, ताकि जिंदगी में आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि बच्चा हमेशा खुश रहता है। लेकिन बिल्कुल वो बच्चों वाला आपका एटीट्यूड जो नेगेटिव एक्ट की ओर हो, वो आप में नहीं होना चाहिए। तो चाइल्ड लाइक एटीट्यूड पॉजिटिव है, बट यू शुड नॉट हैव चाइल्डिश एटीट्यूड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यूराइल वर्ड का मीनिंग होता है चाइल्डिश, चाइल्डिश। और प्यूराइल के स्पेलिंग PUERILE, PUE डबल आर नहीं होगा,
POE डबल आर नहीं, PUE नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाना ई, क्योंकि बोला गया है करेक्टली स्पेल्ड फाइंड करने आपको ध्यान आप जरूर रखेंगे। नंबर 19 में आपका क्वेश्चन है सैटेलाइट सैटेलाइट सैटेलाइट। तो SATE सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? SATELIT या फिर SATELLIT सैटेलाइट। क्या होगा? बोथ करेक्ट, एक अमेरिकन में एक ब्रिटिश में, इसलिए यहां पे डबल एल, सिंगल एल भी होगा तब भी चलेगा। CC फॉर कैनेडा, ध्यान रखना है आपको। एक मिनट, हाँ देखिए दोनों सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम फॉलो किसको करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश को, ब्रिटिश को, यह आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमारा यह सही नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इन अमेरिका जैसे आप कलर की स्पेलिंग लिखेंगे COLOUR, यह हम सही मानते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में COLOR यह सही माना जाता है, ब्रिटिश में यह हमारा रॉन्ग हो जाता है। वैसे यहां पे भी है। प्रेपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चंस, डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम, उसके बारे में कोई भी नोटिस नहीं है भैया, तो डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम, अबाउट हिम, क्योंकि ऑफ का मीनिंग ही अबाउट होता है आपका, ऑफ का मीनिंग भी अबाउट होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मदर टेरेसा, यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? ऑफ अबाउट दोनों, यानी DD फॉर दिल्ली। अब मुझे थोड़ा पानी पीने दीजिए। यहां तक का सेशन कैसा लगा एक बार आप लोग बता दीजिए। मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल बदल जाता है भाई। अब आगे बढ़िए। टीका आ गया, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ा लेते हैं। ये बता ही दूं, पहले पढ़ा ही लेता हूं। 21 He came dash me in the market, came at me, came into और came। अब देखिए came at नहीं होता, तो एक फ्रेजल वर्ब होता है हमारा कॉल वाला, जिसके साथ कॉल एट भी होता है और कॉल ऑन भी होता है। कॉल एट का मतलब होता है किसी इंसान से मिलने किसी जगह पे गए हैं, और कॉल ऑन का मीनिंग होता है कि किसी से मिलने आप जो हैं उनके किसी इंसान से मिलने गए हैं। तो यहां आपका हो जाएगा somebody, तो कॉल ऑन कॉल एट। यहां पर आपका आया हुआ है केम, तो कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, और कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, टू मीट बाय चांस, टू मीट बाय चांस, कम अक्रॉस, संयोग से मिलना। तो ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट, करेक्ट ऑप्शन CC फॉर कैनेडा, ये ध्यान रखना है। और कॉल एट माई रेसिडेंस, कॉल ऑन मी, मेरे से मिलने आना है तो कॉल ऑन, मेरे घर पे आना है तो कॉल एट, ये आप ध्यान रखेंगे। सर टेस्ट सीरीज में नंबर कैसे करने नहीं होता है, सब हो जाएगा भाई। सॉरी आरती कुमारी नाम है ना बहन जी, सब हो जाना है, परेशान नहीं होना है आपको। 22 पीटर डैश एट 7 o'clock, एट के साथ आपने टाइम 7 o'clock का इस्तेमाल किया, ठीक है मामला। गो अप का मतलब होता है ऊपर जाना, गो अप गो डाउन। द प्राइसेस आर गोइंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं, द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, कीमत कम हो रही है। और यहां पर गेट अप का मीनिंग क्या होता है? गेट अप का एक मीनिंग होता है रेडी होना, गेटअप का एक मीनिंग होता है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस। और गेटअप का एक मीनिंग होता है जगना, वेकअप, वेकअप यानी आप जगे हैं, उस सेंस में बात कर रहे हैं। और पुटअप का मीनिंग क्या होता है? तो पुटअप का एक मीनिंग होता है स्टे करना, और पुटअप का एक मीनिंग होता है बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना। इन सभी सेंस में आप बात करेंगे। तो यहां पर बोला गया पीटर डैश एट 7 o'clock, तो पीटर गेट्स अप यानी जगता है सुबह में 7 बजे। गेटअप हलवा। आइए यहां करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। यहां पे लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। अब यहां पर ये दोनों क्लॉज के फॉर्म में है। पहला क्लॉज है मैन प्रपोजेज, दूसरा क्लॉज है गॉड डिस्पोजेज। क्लियर? तो प्रपोज आपका पॉजिटिव सेंस में, यहां पे डिस्पोज नेगेटिव सेंस में,
यानी दो अलग अलग बात, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या यह चल रहा है यहां पे? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन में अपोजिट फीलिंग का मामला आता है। और अपोजिट फीलिंग की बात अगर आप करेंगे तो एक अपोजिट फीलिंग होता है फ्रेज के साथ और एक अपोजिट फीलिंग होता है क्लॉज के साथ। फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले कॉमन बात यह है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, क्लॉज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब। ध्यान रखने का। आइए, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, ये क्लॉज है, यहां भी वर्ब, यहां भी वर्ब। क्लॉज के फॉर्म में आप अगर बात करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के लिए तो वो आपका कहलाएगा एंटीथेसिस, एंटीथेसिस। और फ्रेज के फॉर्म में कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बात करेंगे तो वो आपका होगा ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन। क्लियर? जैसे आप बोलते हैं क्या, ढेर सारा एग्जाम्पल है, जैसे आपने बोला ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट। रेगुलरली इरेगुलर, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी। जो चीज ओपन है वो सीक्रेट कैसे, जो रेगुलर है वो इरेगुलर कैसे, जो ओरिजिनल है वो कॉपी कैसे? क्योंकि कॉपी होता है डुप्लीकेट। तो ये है फ्रेज के फॉर्म में टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन वर्ब नहीं है, इसको ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे। लेकिन यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है और क्लॉज है तो इसको एंटीथेसिस बोलेंगे। हाइपरबोले क्या होता है? हाइपरबोले, हाइपरबोले का मतलब होता है टू मैग्नीफाई, टू मैग्नीफाई, टू एग्जैजरेट, यानी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, है ना, तिल का तार कर देना जो आप बोलते हैं, वो आपका हाइपरबोले होता है। करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा, ये आपका यहां हो गया। चलिए, है ना। माई कजन कंसिडर हिमसेल्फ अ सेल्फ मेड मैन, पंक्चुएशन का मामला है। माई कजन कंसिडर्स हिमसेल्फ सेल्फ मेड। अब सेल्फ और मेड के बीच में क्या होना चाहिए? हाइफन होना चाहिए। तो एक्सक्लेमेशन नहीं, एपोस्ट्रॉफी नहीं, हाइफन होगा। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। 25 में आपका मामला है, क्वेश्चन नंबर 25। 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। अब यहां पर 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं, ये आपका यहां पर यूनिट का मामला आया है। आइए यूनिट के बारे में बात करें। देखिए, यूनिट में यहां पे डेफिनेट यूनिट है, तो मैं सिर्फ यहां पे डेफिनेट यूनिट की बात करने वाला हूं। कौन सा यूनिट? डेफिनेट यूनिट। और अगर आप डेफिनेट यूनिट की बात करेंगे तो डेफिनेट यूनिट जैसे आपका हो गया किलोमीटर, जैसे आपका हो गया केजी, जैसे आपका ईयर, मंथ, डे, ये सारे हमारे डेफिनेट यूनिट हैं। आप सबसे पहले बोलेंगे सर डेफिनेट कैसे है? किलोमीटर बोला तो इसके अंदर 1000 मीटर आएगा, केजी बोला तो ग्राम आएगा, ईयर बोला तो मंथ, मंथ बोला तो डे, डे बोला तो आर, आर बोला तो मिनट, मिनट बोला तो सेकंड, सेकंड बोला तो माइक्रो सेकंड। तो कहीं ना कहीं जाके बात रुक जाती है, इसीलिए आप इसे डेफिनेट यूनिट कहने का काम करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, एग्जाम में इस्तेमाल कैसे होता है? तो सबसे पहले जब भी आप यूनिट की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर होगा, नंबर के साथ आप यहां पे यूनिट की बात करते हैं। अब यूनिट का जो ये चेहरा है ये नंबर के अकॉर्डिंग होता है। जो नंबर आपका अगर 1 है, इधर लिखता हूं, बात समझ में आएगी। नंबर 1 है तो यूनिट जो लिखा जाएगा वो अपने सिंगुलर चेहरे के साथ लिखा जाएगा। जैसे हमने बोला 1 तो हम लिखे किलोमीटर। अगर नंबर यहां पे मोर देन 1 है, यानी 2 3 4, तब आपका जो यहां पे यूनिट है ये अपने प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे आपने बोला 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स। लेकिन आगे आने वाला जो ये वर्ब है, ये वर्ब डिसाइड करता है सेंस पे, सेंस पे। और सेंस अगर यूनाइटेड है
सेंस आपका डिवाइडेड भी हो सकता है। सेंस अगर यूनाइटेड है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, सेंस अगर डिवाइडेड है तो वर्ब लगेगा प्लूरल। आइए देखते हैं। मैंने बोला 1 किलोमीटर इज अ शॉर्ट डिस्टेंस, 1 किलोमीटर इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। फिर यहां पे लिखे 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स इज आर ट्रेवल्ड ऑन फुट। और फिर यहां पे 5 किलोमीटर्स इज आर ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड बाय कार। आइए यहां ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर है यहां तो सिंगुलर लगेगा, इसमें कोई सोचना नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। 5 किलोमीटर इज या आर, तो हमने बोला अगर यूनाइटेड तो सिंगुलर, डिवाइडेड तो प्लूरल। 5 किलोमीटर इज आर ट्रेवल्ड ऑन फुट, ट्रेवल्ड ऑन फुट। अब चलने का तरीका एक ही है आपका, आप पैदल ही गए हैं, यूनाइटेड फॉर्म में इज लगेगा, आर नहीं। 5 किलोमीटर इज आर ट्रेवल्ड ऑन फुट बाई कार, यानी कुछ दूरी पैदल कुछ दूरी कार से, यानी डिवाइडेड सेंस में लगेगा क्या, आर इज नहीं। आइए यहां 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज टू फिलफिल दिस फॉर्म। और यह बात सभी के लिए है, जितने भी लोग फॉर्म को फिल करेंगे, जितने भी कैंडिडेट, तो सभी के लिए यही क्राइटेरिया है कि 25 साल यानी यूनाइटेड फॉर्म में। और अगर यूनाइटेड फॉर्म में बात की गई है तो सिंगुलर तो 20 ईयर्स एज, ना कि प्लूरल देख के आप आर कर देंगे। ध्यान आपको इन बातों का जरूर रखना है, क्योंकि वहां पे इंडियन टीम की बात हो रही है, टीम में प्लेयर्स हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। आगे आइए, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी गुड। 26 में आ जाओ बंधु। अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। ये बुके वर्ड जो यहां पे आप लिखे हैं, इसका मीनिंग होता है ग्रुप, पहली बात। और आप यहां पे बात कर रहे हैं फ्लावर्स की नहीं, फ्लावर्स के एक बुके की। दूसरे तरीके से समझना हो तो आपका यहां लगा हुआ है ऑफ, ऑफ हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट। सेंटेंस में आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी बुके के अकॉर्डिंग लगेगा, और वो आपका ए है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए। तो बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड। अब आप बोलेंगे सर हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तब आता है जब ये एक्टिव फॉर्म में हो, एक्टिव फॉर्म में। और एक्टिव फॉर्म में होने के लिए यहां पे उसका डूअर होना चाहिए, और बुके जो आपका है वो डूअर के फॉर्म में नहीं होगा, डूअर कोई काम का करने वाला, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इसीलिए हैज भी थर्ड, आप ये नहीं सोचना रिक्वायर्ड है तो हैज भी थर्ड कर देंगे। आई हैव रिक्वायर्ड सो मैनी थिंग्स, मैं बोल सकता हूं यहां पे, है ना, बट यहां पे इज ही होगा, आर या है भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस, यू कैन स्विम वेल। अब यहां पर कैन का मामला है, अफर्मेटिव वे में जा रहा, तो आप करेंगे कैन यू नहीं कांट यू, कांट यू बी बिफोर बॉम्बे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चंस, दे विल हैव बीन राइटिंग, तो सबसे पहले यहां पर विल है यानी फ्यूचर, हैव बीन परफेक्ट, और राइटिंग यानी कि कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव जहां पर भी हो, हैज जहां पे भी हो, हैड जहां पर भी हो, परफेक्ट का मामला। बिफोर लग गया तो बिफोर मतलब कॉन्टिन्यूअस, विल का मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कब होता, सेल विल बिफोर, सेल विल बिफोर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होता, हैव, हैज, सॉरी हैड नहीं, हैव हैज बीन बिफोर, ये ध्यान रखना है। ही इज अ कंफ्यूज पर्सन। अब पर्सन क्या है आपका, नाउन। कंफ्यूज क्या है, तो वर्ब नहीं, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा, तो
एडजेक्टिव। अब आइए यहां, जब आप वर्ब से क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, तो वर्ब से जब आप एडजेक्टिव बनाते हैं तो एक फॉर्मेट होता है V1 प्लस ING का, और एक होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म का। क्लियर है मामला? V1 प्लस ING जो है ये वर्ब से ही बना है, एडजेक्टिव के तौर पे किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो इसे आप बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब भी थर्ड है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो इसे आप बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बट बोथ आर एडजेक्टिव्स, लेकिन ये दोनों हमारे क्या हैं, तो दोनों हमारे एडजेक्टिव हैं। जैसे यहां लिखा गया ही इज अ कंफ्यूज पर्सन, और मैं बोलूंगा दिस इज अ कंफ्यूजिंग पॉइंट, दिस इज अ कंफ्यूजिंग पॉइंट, दिस इज अ कंफ्यूजिंग पॉइंट। पॉइंट इज द नाउन एंड एनीथिंग दैट क्वालिफाइज नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो यहां पर आईएनजी वाला तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, वी थर्ड वाला पास्ट पार्टिसिपल, दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसीलिए आंसर हमारा D4 दिल्ली माना जाएगा। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। कंडीशनल सेंटेंस, इफ आई डैश मनी आई विल बाय अ न्यू फोन। अभी आपको बताया था पॉसिबल कंडीशनल में विल, शैल, कैन, मे, V1 है ना, तो इधर आएगा V1 या V5। तो आई के अकॉर्डिंग हैव हैज तो होता नहीं, ये तो बिल्कुल बकवास वाला मामला हो गया। हैव के बाद जब भी लगाओगे थर्ड फॉर्म, यानी हैड हो भी सकता है, लेकिन हैव के साथ कभी भी हैज नहीं होता, ऑप्शन ए नहीं। हैव हैड नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि सिंपल में यहां V1 चाहिए है ना। तो इफ आई हैव, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक फोन खरीद लेता, है ना, या पैसा आएगा तो मैं खरीद लूंगा, ये यहां पे बोला गया है। यहां से लिटरेचर के क्वेश्चंस बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सिल्वर पोएट ऑफ 18th सेंचुरी रेफर्ड टू दस बाय जेराल्ड। अब आइए, अब देखिए 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। सिल्वर पोएट की जब बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में भी और 16th सेंचुरी में भी। सबसे पहले यह समझिए, एक सिल्वर एज आया इंग्लिश लिटरेचर में, 2 टाइम्स आया। एक बार यह आया 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो 16th सेंचुरी के लेटर पार्ट में आपको दिखता है एलिजाबेथन एज। 16th सेंचुरी के लेटर पार्ट में एलिजाबेथन एज दिखता है ना। कौन सा भैया? तो वो आपका दिखता है 1558 और आगे थोड़ा सा जाता है 1603। तो 1558 से लेके 1600 तक ये आपका क्या है? तो ये आपका है 16th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो 1500 से कहां तक? 1600, आप क्या बोलते हैं, 1599 तक, 1599 तक ये 16th सेंचुरी है। एक बार यहां आया सिल्वर एज का मामला। एक सिल्वर एज का मामला दिखता है 18th सेंचुरी में। और 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो वो आपका चलता है 1700 से 1799। 1799। और ये 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी के मिड से लेके 18th सेंचुरी के एंड तक, यानी मिड की बात करेंगे तो 750 और एंड की बात करेंगे तो 1799। ये सिल्वर एज है। और इस एज में राइटर की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 18th सेंचुरी बोला गया, और इस एज के राइटर की बात करेंगे तो यहां पे आपको राइटर के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर की अगर बात करते हैं तो उसमें नाम आता है अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है। यहां पे नाम आता है आपके जोनाथन स्विफ्ट का। जोनाथन स्विफ्ट का नाम आता है। यहां पे नाम आता है आपके सैमुअल जॉनसन का नाम आता है। तो ये सब 18th सेंचुरी के सिल्वर पोएट के तौर पे जाने जाते हैं। क्लियर है मामला? और 16th सेंचुरी में बात करेंगे तो एलिजाबेथन एज में आपके होते हैं एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, ये सब एलिजाबेथन एज के राइटर। सर फिलिप सिडनी, जॉर्ज डेविस, सब आपके एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। तो अगर यहां पे 16th सेंचुरी के सिल्वर एज की बात करते तो भैया तीनों हमारा आंसर होता।
लेकिन यहां 18th सेंचुरी की बात कर रहे, इसमें से एक भी राइटर 18th सेंचुरी के नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ई फॉर एलिफेंट, ध्यान आपको रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है आज का, हार्ड कहां है, बहुत ही आसान है। नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जॉर्ज डेविस की बात कर रहे हैं, ध्यान आपको रखना है, ई आंसर होगा। ठीक है। Who among the following university wits is primarily known for his Friar Bacon and Friar Bangui? Friar Bacon एंड फ्रायर बैंगी के राइटर कौन? तो ये एक प्ले है, सबसे पहले जानना है, ये एक प्ले है और प्ले में ये आपका कॉमेडी है। क्या है? कॉमेडी है। अब इसके राइटर कौन? तो इसके राइटर हैं आपके रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन की बात करेंगे और यहां पर ग्रीन आपका आया भी है। जॉन लिली, जॉन लिली, जॉर्ज पेल, ये आपके किस एज के राइटर हैं? ये सारे, ये आपके एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, है ना। और ये सारे के सारे कंटेम्पररी, जैसे अभी आपने नाम देखा स्पेंसर, सिडनी, डेविस, तो स्पेंसर ले लीजिए, सिडनी का नाम लीजिए, डेविस का नाम लीजिए, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम लीजिए, बेन जॉनसन हो गए आपके, विलियम शेक्सपियर हैं, थॉमस कीड हैं, ये सारे के सारे कंटेम्पररी हैं। रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, लिली का नाम लीजिए, रॉबर्ट ग्रीन का नाम लीजिए, है ना। थॉमस नैस है एक राइटर, यानी ये सब एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, है ना। एलिजाबेथन एज में, जैकोबियन एज में आपको मिलेंगे, उसके बाद कैरोलिन एज में भी मिल जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में जरूर रखना है। वैसे फ्रायर बैकन, फ्रायर बैंगे, ये आपके रॉबर्ट ग्रीन लिखे हैं। रॉबर्ट ग्रीन विलियम शेक्सपियर के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल किए थे और उस फ्रेज में आप जानते हैं क्या है? कौन सा फ्रेज है? अप स्टार्ट क्रॉ, अप स्टार्ट क्रॉ। एक राइटर और है बेन जॉनसन, ये भी आपके विलियम शेक्सपियर के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल किए। उस फ्रेज का क्या नाम है? स्मॉल लेटिन, लेस ग्रीक। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। यहां पर बता दूं, एडमंड स्पेंसर ने सर फिलिप सिडनी के लिए एक एलिजी लिखा इनके डेथ पे। इनकी डेथ होती है 1586 में। उस एलिजी का नाम है एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल कौन लिखे हैं? एडमंड स्पेंसर लिखे हैं। एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन, एमोरिटी सोनेट, एस्ट्रोफेल, ढेर सारे वर्क्स हैं जो आप जानते हैं। ठीक है। द स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस कीड, है ना। और कौन सा है? क्रिस्टोफर मार्लो का रिवेंज प्ले कौन सा है? जियो ऑफ माल्टा, जियो ऑफ माल्टा। विलियम शेक्सपियर का कौन सा है? हैमलेट, याद रखना है आपको। और द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन सा है? क्या नाम है? कब पब्लिश हुआ? ये आप मेरे को बताइए। 33 की बात कीजिए। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हु वाज किल्ड इन टैवर्न ब्रॉल एट द एज ऑफ 19। कौन से यूनिवर्सिटी विट्स हैं जिनको टैवर्न ब्रॉल में 29 साल की एज में मार दिया गया? अब देखिए, थॉमस कीड, पूरा नाम थॉमस कीड, टॉमस भी पढ़ा जाता है। रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो से टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। क्रिस्टोफर मार्लो आपके विलियम शेक्सपियर जिस एज में पैदा हुए उसी ईयर पैदा हुए हैं, 1564, और डेथ होती है 1593 में एट द एज ऑफ 29। क्लियर? तो क्रिस्टोफर मार्लो ही आपके आंसर हैं। और ये तीनों आपके किस एज के राइटर हुए भैया? रेनेसा में एलिजाबेथन, जैकोबियन, एलिजाबेथन, जैकोबियन। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर फॉस्टस, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द टम्बरलेन द ग्रेट, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। जियो ऑफ माल्टा इंपॉर्टेंट वर्क है, जरूर आप ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे।
इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके। हु क्वाइंड द फ्रेज मार्लोज स्माइटी लाइन? मार्लोज स्माइटी लाइन जो है ये आपको एक फ्रेज के तौर पे है। इसको इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। फ्री वर्स में लिखा गया। वर्स होता है ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखा गया, यानी अनराइम्ड पेयर में, सॉरी एक मिनट, फ्री वर्स बोल रहा हूं, ब्लैंक वर्स में लिखा गया, सॉरी फ्री कर रहा है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया। इस फ्रेज का इस्तेमाल किस राइटर ने किया है? क्रिस्टोफर मार्लो की है, लेकिन इन्होंने इसमें जो ऑप्शन दिया गया है किन्होंने किया? बेन जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने, आर.एल. स्टीवसन ने, आर.एल. स्टीवसन ने। तो बेन जॉनसन किए इस फ्रेज का इस्तेमाल किसके लिए? शेक्सपियर साहब के लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए। गुड नाइट। आइए यहां, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का पूरा नाम क्या? बेंजामिन जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन। बेन जॉनसन पैदा होते हैं 1772 में, डेथ होती है 1837 में। तो बेन जॉनसन को एलिजाबेथन एज का राइटर तो माना ही जाता है, और एलिजाबेथन 1603 में जाकर कंप्लीट होगा, तो इन्हें आप जैकोबियन एज का भी राइटर मानेंगे, और जैकोबियन एज कंप्लीट होगा 1625 में, और 1625 से 1649 कैरोलिन, तो ये आपको कैरोलिन में भी दिख जाते हैं। कौन? बेन जॉनसन। यहां पर नाम आया है सैमुअल जॉनसन, ये पैदा हुए 1709 में, डेथ होती है 1784 में। सैमुअल जॉनसन के एज से एक नाम है, एक एज का बोला जाता है एज ऑफ सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है ना। और इस एज का क्या नाम है? ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड। और ये एज आपका है 1740 टू 1798, और इसी 1798 के बाद आपका रोमांटिक एज स्टार्ट होता है। इनका एक वर्क हमने आपको पढ़ाया था, आर.एल. स्टीवसन। बताइए, आर.एल. स्टीवसन आप पढ़े थे, द ट्रीजर आइलैंड, द ट्रीजर आइलैंड। ये सब याद रखिए, पढ़ा रखे हैं आपको। आइए यहां, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? मार्लो स्मैटी लाइन किन्होंने इस्तेमाल किया? बेन जॉनसन साहब ने, बेन जॉनसन साहब ने। ट्रांजिशनल पीरियड को ही बोलते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, वेरी गुड। ये स्कॉटिश राइटर हैं, स्कॉटलैंड के हैं। बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ये इंग्लैंड के हैं। 35 द 16th century author of two significant works, The Mirror of Magistrates and Introduction, Mirror of Magistrates and Introductions। इसके ढेर राइटर हैं, और उस ढेर राइटर में से एक आपके हैं थॉमस सैकविल, थॉमस सैकविल। 16th सेंचुरी में पब्लिश हुआ, 16th सेंचुरी में पब्लिश हुआ सबसे पहले ये। व्याट गैसवाग ने, इनका नाम नहीं आएगा यहां पर। अब यहां देखिए, हमने आपसे थोड़ी देर पहले क्या पूछा था? द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्या नाम है उसका? गॉरबोडक, गॉरबोडक। गॉरबोडक पब्लिश कब हुआ था? 1561 में, और इसके राइटर दो थे, थॉमस सैकविल, थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन। थॉमस सैकविल, थॉमस नॉर्टन। ध्यान आप रखेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट होगा आपका सी फॉर कैनेडा इस क्वेश्चन का। और यहां पे आपका छोटा सा आज का पैसेज, आइए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सवाल क्या है आपका? थोड़ा पानी पी लूं।
जी बिल्कुल गोपाल जी, बाद में फॉरेक्स और पैरॉक्स ये टाइटल दिया गया गौर बोडक को। नेक्स्ट, नेहरूज वॉज मैनी साइडेड पर्सनालिटी। नेहरू वॉज, यहां पे एपोस्ट्रोफियस नहीं होना चाहिए, नेहरू वॉज मैनी साइडेड पर्सनालिटी, यानी इनकी पर्सनालिटी में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं पंडित नेहरू के। He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or residing tyranny. जितना बुक पढ़ने में इनको मजा आता था उतना ही पॉलिटिकल या सोशल इविल्स, इविल्स का मतलब होता है बुराई, इसके लिए जो ये फाइट करते थे उतना ही इंजॉय ये बुक को पढ़ने में और बुक को लिखने में करते थे। इन हिम द साइंटिस्ट, इनके अकॉर्डिंग द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमैनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। कि साइंटिस्ट और ह्यूमैनिस्ट दोनों जो है ये परफेक्ट बैलेंस करता है, यानी स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान दोनों का आपस में बहुत बढ़िया कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। While he kept looking at special problems, जब ये स्पेशल प्रॉब्लम्स को देखते हैं फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से, यानी एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से, he never forget that we should nourish the total man. इनको बोले कभी भूले नहीं कि we should nourish the total man, कि कंप्लीट ह्यूमैनिज्म के बारे में हमें बात करनी चाहिए। एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के तौर पे ही रिफ्यूज्ड, ये इनकार करते हैं, टू बिलीव इन अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैन्स अफेयर्स। ही रिफ्यूज्ड टू बिलीव, है ना, इनका मानना है, इनकार करना है, टू बिलीव इन अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैन्स अफेयर्स, बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड नॉन बिलीवर, जो नॉन बिलीवर है, ही लव्ड अफर्मिंग हिज फेथ इन लाइफ एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी जिस चीज का अनुमान लगाते हैं, जिस चीज के बारे में आप बिलीव करते हैं। चिल्ड्रेन ही अडोर्ड, बच्चों को ये क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा, बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अनलाइक वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ भी करते थे, वैसे नहीं। ही डिड नॉट सी हिम ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी फ्रॉम द रिसेंट सजर्न इन हेवन, ही सॉ देम एज अ ब्लॉसम, ये ऐसे नहीं देखते कि बादलों से घिरे हुए हैं ये, ही सॉ देम एज अ ब्लॉसम ऑफ प्रॉमिस एंड रीन्यूएबल, कि बच्चे जो हैं ढेर सारे प्रॉमिस कर सकते हैं, अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, द ओनली होप फॉर मैनकाइंड। तेरी इतना छोटा सा, मजा नहीं आया। नेहरू थॉट दैट चिल्ड्रन वर टेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, नहीं, टेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे। हेल्ड प्रॉमिस फॉर अ बेटर फ्यूचर, वर लाइक फ्लावर्स टू बी लव्ड एंड एडमायर्ड, बिल्कुल भी नहीं। गोपाल जी बढ़ेगा भाई, टेंशन नहीं लेने का, बात करता हूं अभी, रुक जाइए। नेहरू इंजॉयड, किस चीज में मजा आता था, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल इविल्स, रेसिस्टिंग टायरेनी, यानी इसका विरोध करना। करेक्ट ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करता है। ह्यूमैनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस, नहीं। साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमैनिज्म इज सबऑर्डिनेट, कि साइंस ऊपर है ह्यूमैनिज्म नीचे है, नहीं। साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और बोला गया दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है, इक्वली इंपॉर्टेंट। इन दिस पैसेज अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मेंस अफेयर्स मैन, अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मेंस अफेयर मींस का मतलब क्या है, अ सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड, ब्यूटी ऑफ नेचर, द स्पिरिट ऑफ साइंस, कहने का मतलब सुप्रीम बीइंग कोई और है, वो बोला गया ए में, सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड, इस बारे में बात आप कर रहे हैं यहां पे। A many-sided personality means complex personality, secretive personality, a person having varied interest, यानी बहुत सभी चीजों में इनको इंटरेस्ट है। ईसी फॉर कनाडा। आज के क्वेश्चन में मजा नहीं आया मेरे को, बताइए। क्वेश्चन वैसा ही रहना चाहिए ना, एकदम टफ वाला, या एक दो सेट वीक में ऐसा भी किया जाए, बताइए। क्या लिखा है आपने गीतांजलि सर, प्लीज बताइए। 40 में आने पर, 40 में कितना लाने पर, देखिए अभी आपको ये बिल्कुल ये सब नहीं सोचना है, अभी आपको बस मेहनत करते जाना है ना। पहली बात ये कि आप लगातार डेली टेस्ट देंगे, डेली डिस्कशन देखेंगे, डिस्कशन के हर एक पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट करेंगे, बार बार उसे पढ़ेंगे आप। क्लियर? ये आपको नहीं सोचना है कि हमारा 25 आ रहा,
30 आ रहा, 10 आ रहा, ये बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। आपको बस डेली काम क्या करना है। अब मैं यहाँ के ये नहीं सोच रहा ना, जैसे कल यहाँ पे तकरीबन 50 स्टूडेंट्स थे लाइव, आज वही देख रहा हूँ 30, 35, 28। तो ये सोच के मेरा एनर्जी डाउन थोड़ी ना होगा। 5 बच्चे भी लाइव होंगे तो फिर भी मैं उसी टोन से पढ़ाऊंगा, उसी एटीट्यूड से पढ़ाऊंगा। क्लियर है मामला, इस बात को समझिए। अभी एग्जाम होने में टाइम है। आपका टेस्ट डेली चल रहा है, सैटरडे और संडे को भी चल रहा है। क्लास आपकी कभी ऑफ नहीं हो रही है, मतलब ये टेस्ट वाला क्लासेस तो कभी कभी ऑफ हो जाते थे। आज दिन में दोपहर में मेरी क्लासेस बंद रही, लेकिन टेस्ट आपका कभी भी रुकता नहीं है। टेस्ट आपका डेली होता है, डिस्कशन आपका डेली हो रहा है, और यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आपको अभी ये जो आप सोच के परेशान होंगे, सर बहुत बच्चे हैं जो परेशान होते हैं मार्क्स नहीं आता है, तो आपके सेट का लेवल बढ़ेगा, आपके मार्क्स कम आएंगे। ये इजी लेवल का है, मार्क्स आपका ज़्यादा आएगा। पहली बात ये, मार्क्स पे आपको अभी बिल्कुल नहीं जाना है, आप चीज़ों को सीख रहे हैं। जब मैच खेला जाता है तो जीत या हार के बारे में नहीं, खेलने पे फोकस किया जाता है ना। और जीतेगा वही जो रिजल्ट पे फोकस नहीं करेगा, प्रोसेस पे फोकस करेगा, है ना। धोनी का इंटरव्यू हुआ था, वो मैं बता रहा हूं। धोनी से पूछा गया था कि आप जब मैच खेलते हैं तो आप पे प्रेशर दिखता नहीं है, वो बोलते हैं मैं हर एक बॉल पे फोकस करता हूं, है ना। कि ये अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं तो एक बॉल में मैक्सिमम 6 रन बन सकते हैं, और मिनिमम कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन विकेट बचा लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। आउट भी हो सकता हूं उसमें। और अगर मेरी बॉलिंग चल रही है तो मैं चाहूंगा मेरा बॉलर बिट करे, 1 रन भी ना जाए, एक्स्ट्रा ना जाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अभी बैटिंग या बॉलिंग कर रहे हैं। आपको अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि जीतेंगे या हारेंगे। आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए, हर एक दिन को यूटिलाइज कीजिए, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कहां आपने गलती किया, कहां आपसे सही हुआ। कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पढ़ के भी गलती कर रहे, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आता ही नहीं है। जो आता नहीं है उसको बार बार पढ़ना है। जो आने के बाद भी गलती कर रहे, है ना, तो थोड़ा सा रुक के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन वही आए तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो प्रोसेस पे फोकस करना है, ये नहीं कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं। आप बिल्कुल प्रोसेस पे फोकस करेंगे। डेली टाइम को यूटिलाइज करना है, डेली टेस्ट देना है, डेली आपका डिस्कशन होगा। मैं आपके क्लासेस में भी आपसे मिलता हूं। आपका क्लास एब्सेंट हो सकता है, लेकिन टेस्ट का डिस्कशन कभी नहीं होगा एब्सेंट। फीवर भी रहेगी, बुखार होगा, कुछ भी हो जाए, मेडिसिन खा के जैसे भी होगा आपको पढ़ाएंगे। टेस्ट का डिस्कशन, क्लासेस हो सकता है कभी कभी एब्सेंट हो जाए, लेकिन टेस्ट का डिस्कशन नहीं होगा एब्सेंट। वो अगर 8 बजे नहीं हो पाएगा, रात के 2 बजे करेंगे, उसमें कभी भी कोई गैप आपका नहीं रहना चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे। क्लियर। और जो भी पढ़ा रहे अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। दूसरी बात ये कि आप सिर्फ अपने पेपर को ही आपका जो सब्जेक्ट है सिर्फ इसी पे आप डिपेंड नहीं है, आपके कॉमन पेपर का भी टेस्ट होता है। कॉमन पेपर का भी डिस्कशन देखना है, टेस्ट लगाना है, उसके जो भी पॉइंट्स हैं डेली नोट करने हैं, डेली पढ़ना है। अपने हैबिट में डालिए कि सोने से पहले टेस्ट का डिस्कशन जो आपने देखा है या प्रीवियस आपने जो नोट किया है, आपका कंसर्न पेपर और आपका कॉमन पेपर, दोनों को पढ़ के, मान लो आज आपका 23 नंबर सेट हुआ, आप पीछे का प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, आज आपको 20 नंबर सेट देखना है, तो 20 नंबर सेट कंसर्न पेपर का भी देखना है, कॉमन पेपर का भी देख लेना है, और उसके बाद ही आपको सोना है। यही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल नहीं सोचना है कितने मार्क्स आ रहे, कितने नहीं आ रहे, परेशान तो आपको होना ही नहीं है। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। टूअर एंड फैक्ट्स क्लब, गुड इवनिंग सर। अब पहला दिन क्लास लिया हूँ यूट्यूब पर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। डेली आइए, डेली मैं इस यूट्यूब सेशन में आपको मिलता हूँ 8:30 बजे। अब देखिए, कल है सैटरडे, और कल सैटरडे है तो कल आपका क्लास होगा किस चीज़ का, एनसीईआरटी बुक का, और उसकी टाइमिंग क्या है, दोपहर के 12 बजे। आप लोग दोपहर के 12 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे। अपने एनसीईआरटी बुक जो 6th क्लास का आपका चल रहा है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ते पढ़ते सर आंख धस गया, पढ़ाते पढ़ाते तो हमारा धस गया है ना। सुबह के 7 बजे से तो पहला बैच मेरा 9 बजे होता था, आज 7 बजे स्टार्ट हुआ था डीएलएड का बैच। अगर आपके कोई मित्र बंधु डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे ऑनलाइन मोड में 499 में बैच आया है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, है ना। अब 7 बजे सुबह से पढ़ा रहे हैं, बीच में दिन में गैप भी कहीं जाना था तो छुट्टी हो गई। अभी 11 से 12 भी एक बैच पढ़ाना है,
फिर आपके नोट्स भी हमें बनाने होते हैं। नेक्स्ट वीक में जो आपका टेस्ट वगैरह ये होगा, ये मैं ही आपको बना के देता हूँ। बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करना होता है। तो पढ़ाते पढ़ाते तो हमारा भी आंख धस गया है। कोई बात नहीं, बस हड्डी बचना चाहिए, बॉडी का मांस गल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिजल्ट आ जाएगा, ग्लूकोज चढ़ा लेना, जिंदा हो जाना है ना। तो लगातार आपको काम करते जाना है। हम पढ़ने के नाम से बिल्कुल कोई बात नहीं, डार्क सर्कल हो जाए, येलो सर्कल हो जाए, पिंक सर्कल हो जाए, होने दीजिए। गड्ढे हो जाए, कोई बात नहीं, गड्ढा होगा पानी लग जाएगा, लगने देना है ना। और बार बार काम करना है, सफल होने का प्रयास करना है। और आप सबकी नौकरी होगी, आप TRE 4 क्वालिफाई करेंगे। आप बोलना सर बोले थे, आप सब करेंगे TRE 4 क्वालिफाई। पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव, बिल्कुल नेगेटिव आपको नहीं होना है। टेस्ट में मार्क्स आए ना आए, बाहर में जाए, ये सोचना है आपको। बस इतना ध्यान रखना है, टेस्ट देना है, डिस्कशन देखना है, बात खत्म, है ना, हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगली मुलाकात आप 11 से 12 नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे भी आइए। वहां एक्टिव से पैसिव के क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। वहां आइए, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। नहीं, अगर सो जाना है तो सो जाइए, सुबह में 3-4 बजे जग जाइए, लगातार पढ़िए। अभी आपको 6 घंटे की नींद नहीं लेनी है, अभी 3 से साढ़े तीन 4 घंटा सोइए, खाना कम खाइए, पढ़िए ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन सेट कौन बनाते हैं सर? हम ही बनाते हैं आपका। अभी बैठेंगे, आज सैटरडे है ना, आज सैटरडे संडे तो हम ऐसे, सैटरडे को हाँ शनिवार, अभी आप पूरी रात जगेंगे, आपके नेक्स्ट वीक के लिए पूरा सेट तैयार कर देंगे बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि 3 सेट्स आपका टफ जाता है। कभी बात करते हैं यूट्यूब पे आके, है ना। अभी तो मुझे निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। कभी यूट्यूब सेशन में बस आएंगे बातचीत करने के लिए, क्या लगता है, कभी होना चाहिए संवाद? बोलो, कभी यूट्यूब पे आए, स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे हैं उस पर कभी बात होनी चाहिए, लगता है आपको होना चाहिए? तो आएंगे कभी आधा घंटा के लिए, तो फिर बात करेंगे जी भर के, क्योंकि अभी तो पढ़ाना है, फिर यहाँ से जाना है। जी सर, होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो कभी आते हैं संडे वगैरह को, टाइम वगैरह बता देंगे आपको, संडे संवाद नाम रखेंगे, फिर बातचीत करेंगे क्या आपकी स्ट्रेटजी है, कैसे आप पढ़ रहे, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, फिर बताया जाएगा। ठीक है, आते हैं संडे को लाइव। लेकिन कल आप 12 बजे जुड़ेंगे दोपहर में NCERT बुक के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। नंबर दे दिया हूं, नंबर नहीं है आपके पास, ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो बात कर लीजिए। ठीक है, ले लो।